कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मित्रों, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। प्रत्येक क्लास को बहुत गहराई से और प्रत्येक बार आप देखे होंगे। अगर आप प्रत्येक बार देखे होंगे और सही से स्टडी किए होंगे तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको फ़ायदेमंद लग रहा होगा। अब हम लोग आज के क्लास में वैदिक सभ्यता के सीरीज में उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के समय परिवर्तन, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या इस समय इनकी स्थिति थी और इनका जीवन यापन कैसा था। क्योंकि हम लोग पहले प्रागैतिहासिक से लेके यानी पाषाण काल से लेकर के सिंधु सभ्यता तक के परिवर्तन को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले वाले क्लास को कृपया देखें, फिर वैदिक सभ्यता के क्लास को देखेंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी दिखेगा और समझ आएगा कि कैसे परिवर्तन हुआ। तो चलो मित्रों, आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के समय में कैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या धार्मिक स्थिति थी और क्या उस समय इसका परिवर्तन हुआ। चूँकि इससे पहले सिंधु सभ्यता में परिवर्तन की स्थिति को देखे थे तो बहुत आसानी पूर्वक इसके अध्ययन करने के बाद हम लोग ये क्लियरफाई कर पाएंगे कि कैसे सिंधु सभ्यता से होते होते जब वैदिक सभ्यता में आते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हो गया। चूँकि मित्रों, यदि इस सीरीज़ को आप अच्छे से समझ लिए, इस टॉपिक को कि कैसे सिंधु सभ्यता के समय और फिर उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता के समय और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता के समय परिवर्तन हुआ था, तो आप आसानी पूर्वक एंसेंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेंस एग्ज़ाम में भी ये बहुत काम आएगा। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो ये समझ आपको कई अच्छे अच्छे शब्द और उसके साथ फैक्ट को सम्मिलित करेंगे। तो चूँकि आज हम लोगों का सीरीज़ है वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के समाज में परिवर्तन और जीवन पद्धति क्या थी। उस समय लोग कैसे जीवन यापन करते थे, क्या उनकी जीवन की स्थिति थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक आधार क्या था, किस आधार पे वे जीवन यापन करते थे, क्या ये शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या पूजा पाठ करते थे, अगर करते थे तो इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति थी तो इनके देवता कौन थे, ये किन की पूजा किया करते थे। तो आइए मित्रों, आज के वैदिक सभ्यता के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं सबसे पहले पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। चूँकि पहले हम लोग देख चुके हैं इसका समय काल लगभग 1500 से 1000 BC के आसपास है। यह तांबा का काल भी है क्योंकि इस समय तांबे का प्रयोग हुआ करता था। तो हम लोग सबसे पहले इस सीरीज़ में देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति कि पूर्ववैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। तो राजनीतिक परिस्थिति में देखते हैं जीवन कैसा था। तो लोग कबीला के रूप में रहा करते थे। कबीला क्या होता है, जब इसको समझते हैं तो एक तरह के लोग एक ही जगह पे झुंड बना के रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे, तो इनको कबीला कहा जाता था और इस स्वरूप को कबीलाई स्वरूप कहते हैं। चूँकि इसे अब हम लोग जन के शब्द में देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जन। इस समय राजनीतिक अधिकार कैसा था, राजनीतिक अधिकार पे किनका वर्चस्व था, तो हम लोग कहेंगे कि राजा का स्वरूप तो था, राजा का स्वरूप था जिसे उस समय राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। राजा को क्या कहा जाता था? राजन।
याद रखने वाला शब्द है। ऋग वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड। तो राजा को राजन कहा जाता था। लेकिन आज की तरह जो हम लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है राजा मतलब सब कुछ वही, ये नहीं था। राजा यानी राजन का अधिकार सीमित था। उनका अधिकार कैसा था? सीमित था। फिर हम लोग बात करते हैं कि राजा यानी राजन अपना शासन पद्धति कैसे चलाते थे या उनकी व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। तो इस व्यवस्था को नियमित करने के लिए, चलाने के लिए इनके पास कुछ सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे। अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। उस समय अधिकारी को यानी ऋग्वैदिक काल में अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी। क्या कहा जाता था? रत्नी। और रत्नी में कौन कौन शामिल होते थे? तो पुरोहित। पुरोहित मतलब जो पूजा कराने वाले व्यक्ति, पुरोहित। सेना से संबंधित लोग। फिर पूर्व और अस्पष्ट मतलब जो उच्च वर्गीय, वर्ग मतलब जाति वाले वर्ग नहीं, अमीर वाले वर्ग। तो कौन कौन अधिकारी में होते थे यानी रत्नी में कौन कौन शामिल होते थे? पुरोहित, सेनानी, पूरब और अस्पष्ट। लेकिन इनके लिए आज की तरह कुछ मंत्री परिषद टाइप का ही कुछ सभा होता था। उसमें क्या क्या होता था तो हम लोग देखेंगे। होते थे समिति। क्या होते थे? समिति। फिर क्या होता था? सभा। फिर क्या होता था? विदय। फिर क्या होता था? गण। मित्रों, हम लोग को ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जीवन पद्धति कैसी थी? तो कबीलाई थी। राजा को क्या कहते थे? राजन कहते थे। उनका अधिकार क्या था? सीमित था। और उनके सहायता के लिए कुछ कमेटी होती थी। उस कमेटी में क्या क्या नाम था? समिति। समिति कौन होता था? तो आम सभा से संबंधित जो शब्द है उसका प्रयोग समिति के रूप में करते हैं ऋग्वैदिक काल में। फिर बात करते हैं सभा। सभा किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया? कुलीनों की संस्था। कुलीन कौन होते हैं? जो अमीर जात वर्ग होते हैं उसको कुलीन कहा जाता आज भी। तो कुलीनों की जो सभा है उसको हम लोग सभा के शब्द से संबोधित करते थे। और एक वर्ड है विदय। क्या वर्ड है? विदय। ये विदय शब्द से यह संदर्भित होता था कि जो उपज या लूट के धन के बंटवारा के लिए जो ग्रुप, समूह बनाया जाता था उसे उस समय विदय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विदय के नाम से। फिर बात करते हैं कुलीनों की सभा। कुलीन यानी अभी अभी बात किए हैं अमीर वर्ग की जो सभा है उसे क्या कहते थे? गण। ध्यान रखेंगे कुलीनों की जो संस्था थी उसे हम लोग सभा कहते थे। जबकि सभा, कुलीनों की जो सभा थी उसे गण कहते थे। स्पष्ट है? कुलीनों की जो सभा थी, सभा मतलब जो समूह था जो एक साथ बैठा करता था उसे गण कहते थे। जबकि कुलीनों की जो संस्था थी, जो कमेटी थी, संस्था थी, उसे सभा कहा जाता था। याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनके अधिकारी को क्या कहते थे? रत्नी। और जैसे देख चुके हैं कि रत्नी में कौन कौन होते थे? पुरोहित, सेनानी, पूरब, अस्पष्ट, आधा श प श, अस्पष्ट। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या इस समय राजनीतिक व्यवस्था में सेना थे? तो हाँ, सेना का कहीं कहीं वर्णन मिलता है, लेकिन नियमित सेना थे ऐसा अभी तक नहीं प्रमाण मिला है। तो माना जाता है कि इस समय नियमित सेना का कोई संस्था नहीं था, यानी सेना नियमित स्थिति में नहीं थी। फिर हम लोग बात करते हैं इस समय टैक्स, जिसके आधार पे शासन व्यवस्था या राजनीतिक स्थिति चलती हो, उसका स्थिति क्या था? तो टैक्स जो था वो स्वेच्छा से दिए जाने वाला था, मतलब कि अपने मन से, कोई फिक्स टैक्स नहीं था। टैक्स यानी कर को हम लोग उस समय क्या कहते थे? बलि। याद रखिएगा, कर को ऋग्वैदिक काल में
या पूर्व वैदिक काल में प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता है? बलि के नाम से। बलि के नाम से टैक्स को बलि कहा जाता था। प्रत्येक बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में न्याय क्या था, क्या न्याय से संबंधित कुछ उल्लेख है, कुछ प्रमाण मिला है? तो नहीं, अभी तक प्राप्त प्रमाण में न्याय से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं कि न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा कि कबीलाई जीवन कबीलाई थी। अधिकार राजन के पास था लेकिन सीमित था, और इसके लिए कुछ सभा और समिति होती थी। जो समिति थी आम व्यक्ति से संबंधित सभा था, लेकिन जो कुलीनों की सभा थी उसे गण कहते थे, और उपज या धन के लूट के लिए जो समूह था उसे विदय कहते थे, और कुलीनों की संस्था से संबंधित जो शब्द था उसे हम लोग सभा कहते थे। याद रखेंगे, बार बार आप जब इस वीडियो को देखेंगे 2, 3, 4 बार, तो धीरे धीरे आप खुद ही याद हो जाएगा आपको, और आप इसको क्लियर कर पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अधिकारी को क्या कहते थे? रत्नी। अधिकारी में पुरोहित, सेनानी, पूरब और स्पर्श होते थे। सेना नियमित नहीं थी। टैक्स यानी बलि कहते थे, स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई फिक्स नहीं था, न्याय का उल्लेख नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से देखें कि हम लोग ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या क्या थी। फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति की ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल में समाज की स्थिति क्या थी, क्या समाज व्यवस्था था, क्या उस समय वर्ण व्यवस्था थी, क्या उस समय उच्च और निम्न लोग थे, क्या वंश की स्थिति पित्रात्मक थी या मातृसत्तात्मक थी, परिवार क्या था। फिर हम लोग बात करेंगे इनके अधिकार का, फिर बात करेंगे इनके विवाह पद्धति का, फिर हम लोग बात करेंगे भोजन क्या करते थे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि इनके मनोरंजन का साधन क्या क्या था। तो मित्रों, सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि समाज उस समय कैसा था। तो समाज की बात जब करते हैं तो स्पष्ट होता है कि समाज समतावादी थी। कैसी थी? समतावादी। समाज कैसी थी? समतावादी। तो हम लोग, समतावादी का मतलब है कि किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार के जाति का भेदभाव नहीं था कि कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है। इस समय तक ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ, कहीं कहीं कार्य के आधार पे, कर्म के आधार पे ये महसूस होता है कि इनमें वर्ण विभाजित था, लेकिन कार्य के आधार पे, वो कार्य जो करते थे उसके आधार पे उनकी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था उस समय नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे, जो अभी अभी आपको बताए, कर्म के आधार पे स्पष्ट दिखता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था कब आई। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऋग्वेद में लास्ट में जो मंडल जोड़ा गया, प्रथम और अंतिम 10वां, तो 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था के आधार पे हम लोग देखेंगे कि वर्ण को विभाजित किया गया है कि कौन निम्न और कौन से उच्च है। तो हम लोग देखते हैं कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं समाज का। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, यानी जो समाज के अंदर जो सबसे छोटा भाग था, उसको कुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल, जिसे आज परिवार कहते हैं। यानी समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल या परिवार के नाम से जाना जाता था। मित्रों, प्रत्येक लाइन याद रखना है। बहुत ही सीमित शब्द में परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी शब्द का प्रयोग किए हैं। आपके एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, इस डेटा चार्ट से और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अवश्य ही रहता है
इसलिए मित्रों इस पे आप ध्यान देंगे और बार बार देखेंगे। हम लोग बात करते हैं समाज की स्थिति। समाज में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल। हम लोग फिर बात करेंगे वंश, यानी उस समय क्या वंश मातृसत्तात्मक थी? जैसे आज किसी भी बच्चा का नाम उसके पिता से, यानी शादी के बाद बच्चे अपने पिता से जाने जाते हैं, और ये पद्धति, ये सिस्टम चल रही होती है, इसे हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं। जबकि मातृसत्तात्मक में होती है कि वंश का नाम माता के नाम पे रखा जाता है। तो जो आज की स्थिति है वो पितृसत्तात्मक थी। तो उस समय की भी स्थिति को हम देखेंगे तो वंश का नाम पितृसत्तात्मक आधार पे चलती है। याद होगा आपको, हम लोग सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में देखे थे, वंश का आधार लगभग माना गया है कि शायद मातृसत्तात्मक थी। फिर हम लोग बात करते हैं परिवार की स्थिति कैसी थी? तो परिवार की स्थिति संयुक्त थी। संयुक्त मतलब बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे लगभग 2, 3, 4 पीढ़ी तक एक ही साथ रहते थे, और इन सभी को एक साथ कहने पे परिवार शब्द का संबोधन होता था। तो हम लोग कहते हैं परिवार की स्थिति कैसी थी? तो संयुक्त परिवार उस समय था। फिर हम लोग बात करेंगे अधिकार। क्या स्त्रियों को अधिकार दिया गया था? तो जी हाँ, स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल के समय तक अधिकार प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल के समय तक अधिकार प्राप्त था। उपनयन संस्कार इन्हें दिया गया था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि जो संस्कार जन्म से लेकर मरण तक किसी भी सनातन में, क्योंकि भारतीय सभ्यता सनातन सभ्यता को मानी जाती है, तो जो सनातन धर्म में जो संस्कार होता वो स्त्री भी उस समय पालन करती थी। फिर हम लोग बात करेंगे स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तो जी हाँ, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। फिर हम लोग बात करेंगे इनके विवाह की। तो विवाह, पुनः विवाह करने की प्रथा थी। कोई व्यक्ति पुनः विवाह कर सकता था या कोई स्त्री भी पुनः विवाह कर सकती थी। फिर हम लोग बात करते हैं विवाह में नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा क्या होता है? तो नियोग प्रथा वो प्रथा है जिसमें किसी स्त्री के पति अगर डेथ कर जाएं या फिर वो जन्म नहीं दे पा रहे हों बच्चे का, तो फिर उनके लिए दूसरी शादी की व्यवस्था नियम पूर्वक थी, जो समाज में मान्य था। इसी को नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो विवाह में पुनः विवाह कर सकती थी स्त्रियां या पुरुष। नियोग प्रथा स्त्रियां या पुरुष दोनों के लिए था। और बाल विवाह की भी कहीं कहीं बू आती है। फिर हम लोग बात करते हैं उस समय क्या दहेज प्रथा थी? तो नहीं मित्रों, दहेज प्रथा मेरे प्राचीन भारत में नहीं थी। याद रखना है, प्राचीन भारत में दहेज प्रथा नहीं थी। हम लोग बात करेंगे कि ये सामाजिक स्थिति में अपने जीवन यापन के लिए ये भोजन में किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो ये शाकाहारी भी थे और ये मांसाहारी भी थे। और मनोरंजन के लिए जिस तरह सैंधव सभ्यता में देखे हैं कि पाशा, नृत्य और संगीत आदि का प्रयोग करते थे, उसी तरह से पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में पाशा, नृत्य या संगीत का ये लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे। तो मित्रों, हम लोग देखे राजनीतिक स्थिति, फिर देखे सामाजिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में क्या क्या देखे? तो जीवन क्या थी? कबीलाई थी। अधिकार राजन के पास था, सीमित था। इनके लिए समिति, सभा, विदय और गण थे। अधिकारी को रत्नी कहते थे। सेना नियमित नहीं थी। टैक्स को उस समय बलि कहा जाता था, जो स्वेच्छा से दी जाने वाली चीज़ थी। और न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। उसी प्रकार से सामाजिक स्थिति में देखते हैं कि समाज समतावादी था। वर्ण व्यवस्था की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं प्राप्त होती है। वंश पितृसत्तात्मक था। परिवार संयुक्त था। अधिकार स्त्री को सभी अधिकार प्राप्त थी जो लगभग पुरुष को प्राप्त थे। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी थे। मनोरंजन के साधन इनके पास थे। तो मित्रों, अब हम लोग पूर्ववैदिक काल के ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि इनकी आर्थिक आधार क्या था।
किस आधार पर ये जीवन यापन को सफल करते थे, अपने जीवन यापन का आधार किस चीज़ को रखे थे। तो हम लोग देखेंगे कि जीवन का जो आधार था आर्थिक स्थिति में, वो मुख्य रूप से पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। यहाँ आप देख रहे होंगे परिवर्तन को अगर समझेंगे, पिछले क्लास को देखेंगे तो आप देखेंगे सिंधव या हड़प्पा सभ्यता में जो आर्थिक आधार था वो कृषि था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक आधार क्या बन चुका है? पशुपालन। और सर्वाधिक महत्व अब बढ़ चुका था। उस समय भी कुत्ता गाय वगैरह का पालन होता था, लेकिन अब देखेंगे कि पशुपालन में आर्थिक आधार में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो चुका है वो क्या है? गाय है। क्या है? गाय है। और गाय को कहा जाता था अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने वाला पशु। एग्जाम में आ चुका है। गाय सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका था ऋग्वैदिक काल के समय आर्थिक आधार का, और इसे कहा जाता था अधन्या, न मारे जाने वाला पशु। और इसे वेद में 176 बार वर्णित किया गया है। किसे? अधन्या का वर्णन है, यानी गाय का वर्णन है। घोड़े का प्रयोग ये लोग करते थे। किस चीज़ का प्रयोग करते थे? घोड़े का प्रयोग करते थे। और किस चीज़ के लिए? तो रथ के लिए, यानी रथ को खींचने के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाता था। हम लोग देखेंगे कि इस समय कृषि का महत्व कम हो चुका है। जैसा कि कुछ देर पहले आपको बताए हैं, आर्थिक स्थिति सिंधव सभ्यता में जब हम लोग देखे थे तो देखे थे कि आर्थिक स्थिति का मुख्य बेस ही था कृषि, लेकिन अब देखते हैं कि कृषि से धीरे धीरे डेवलप होके अब आ चुका है पशुपालन पे, और उसमें गाय सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे अधन्या, न मारे जाने वाला पशु कहते हैं। और घोड़े का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, कृषि का महत्व कम हो रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि पशुपालन और रथ का जब प्रयोग होने लगा था, यानी पशु के द्वारा रथ खींचे जाने लगा था, तो वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की सुविधा हो चुकी थी। और जब ले जाने की सुविधा हो चुकी थी तो इस समय उद्योग का महत्व बढ़ चुका था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि महत्व बढ़ने के बाद भी उद्योग प्रारंभ था, लेकिन क्या था? सीमित था। उद्योग में मुख्य उद्योग क्या थी? बढ़ई और रथकार, क्योंकि रथ का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। फिर हम लोग बात करते हैं व्यापार का, कि इस समय व्यापार की पद्धति क्या थी? क्या करेंसी यानी पैसे दे करके व्यापार किया जाता था? तो नहीं मित्रों, इस समय यानी ऋग्वैदिक काल में व्यापार विनिमय पद्धति पे आधारित थी। विनिमय का मतलब होता है कि जैसे हम कोई सामान को देते हैं और दूसरा सामान उसके बदला में ले लेते हैं। आज भी हम लोग गांव क्षेत्र में देखेंगे तो कोई भी अनाज फसल से उपजाया हुआ जो पदार्थ है उसे अनाज कहते हैं। अनाज देकर दूसरा अनाज लेने की प्रथा कहीं कहीं गांव में मिलती है। इसी को हम लोग कहते हैं विनिमय पद्धति। तो व्यापार का जो मुख्य आधार था विनिमय पद्धति था, और व्यापार कहीं दूसरे जगह से नहीं होता था। विनिमय सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आंतरिक व्यापार के लिए कार्य करता था। और विनिमय सिस्टम के बाद आती है मुद्रा। अभी तक मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था। मुद्रा का निर्माण नहीं हुआ था, तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। याद रखना है आपको कि मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। और क्या इस समय कोई धातु का प्रयोग होता था? तो मित्रों कहे हैं कि लगभग 1500 से 1000 के बीच के समय को युग ताम्रकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, तांबे की खोज हो चुकी थी। तो धातु में जो मुख्य धातु है वो क्या है? तांबे। एग्जाम में आता है कि क्या इस समय लोहा था? तो नहीं मित्रों, इस समय तक लोहा नहीं था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब उत्तर वैदिक काल आएगा उसे लौह युग भी कहते हैं, लोहे का प्रारंभ हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि जो परिवर्तन अभी हुआ है उसमें आसान है कि एक अलग सा परिवर्तन होगा जो उद्योग के तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम लोग देखें सिंधु सभ्यता में कृषि आधार था, अभी देखेंगे पशुपालन आधार है। इसके बाद देखते हैं कि ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा उद्योग में। आगे बात करते हैं हम लोग कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल में
भारत के प्राचीन सभ्यता में जो धार्मिक या सांस्कृतिक परिस्थिति थी वो कैसी थी, तो इस पे जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लोग पूजा किया तो करते थे, पूजा करते थे, लेकिन इनके पूजा में जो मुख्य आधार था वो था प्रकृति। कैसे? प्रकृति, ये प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति का पूजा किया करते थे। और देवी देवताओं के भी पूजा का वर्णन प्रमाण मिला है, इसलिए ये बहुदेववाद थे। बहुत सारे ऐसे माना गया है कि भगवान या देवी देवताओं का ये पूजा करते थे, जो अभी तक पुरातत्व साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि ऋग्वैदिक काल में पूजा की पद्धति थी जो प्रकृति या बहुदेववाद के तरफ ले जाती है। देवता की श्रेणी की जब बात करते हैं तो मित्रों, सिंधु सभ्यता में भी हम लोग देवता की बात किए थे, लेकिन उस समय प्रकृति की बात किए थे, देवता का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला था। अब हम लोग देखेंगे कि जब देवता की श्रेणी को तो कुछ पहले क्लास में हम लोग देखे हैं कि देवता की 3 श्रेणी, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। आप इससे पहले वाले क्लास में देखेंगे तो कौन कौन अंतरिक्ष के देवता मुख्य थे, पृथ्वी के देवता कौन कौन मुख्य थे और आकाश के देवता कौन कौन मुख्य थे, उसका एक छोटा सा लिस्ट दिए हैं। उससे कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे धार्मिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल में। तो लोग प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति का पूजा किया करते थे और बहुदेववाद थे, और देवों को 3 श्रेणी में विभाजित किए हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के देवता। इसमें कुछ प्रमुख है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग यहाँ देखेंगे और आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे और इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख देवता में सबसे प्रमुख है इंद्र, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। सबसे प्रमुख कौन से देवता हैं? इंद्र। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। हम लोग देखेंगे वेदों में इंद्र को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो पुरंदर नाम से संबोधित किया गया है। इंद्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? पुरंदर नाम से। और सबसे ताकतवर पावरफुल देवता के रूप में इंद्र को ही ऋग्वैदिक काल में माना गया है। जब हम लोग आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का तो देखेंगे देवता का भी स्वरूप बदलते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इनकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसे जैसे बदलती है, धार्मिक स्थिति भी इसी आधार पे बदलता है। तो मित्रों, देखेंगे कि इनके प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, जिन्हें वेदों और पुराणों में पुरंदर के नाम से जाना जाता है, और इसका वर्णन 25 बार देखा गया है। कितने बार? 25 बार। फिर हम लोग देखते हैं एक अन्य देवता का नाम, जिनका नाम अग्नि है। अग्नि को मध्यस्थ की देवता, यानी 20 वाला जो देवता है, जो 2 ग्रुप के 20 समूह को मिलाने का काम करता है, उसको मध्यस्थ कहते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे कि अग्नि को मध्यस्थ की देवी या देवता माना गया है। और अग्नि का 200 बार प्रयोग देखा गया है पुराणों में। कितने बार? 200 बार, याद रखना है। वर्षा के देवता को वरुण कहा जाता है। वर्षा या ऋतु से संबंधित देवता को क्या कहा गया है? वरुण। फिर हम लोग कहेंगे सूर्य से संबंधित, कि चमकता हुआ सूर्य से संबंधित देवता किसको कहा गया है? सविता को। याद रखिएगा, किसको कहा गया है? सविता को। फिर हम लोग बात करते उगता हुआ सूर्य की देवता किसको कहा गया है? मित्र को। किसको कहा गया है? मित्र को। फिर हम लोग देखेंगे चिकित्सा का देवता किसे कहा गया है? अश्विन को। किसको कहा गया है? अश्विन को। ये सब याद रखना है। फिर देखेंगे पशुओं का देवता किसे कहा गया है? तो पूषण को, या फिर औषधि का भी देवता पूषण को ही माना गया है। फिर हम लोग देखेंगे वनस्पति से संबंधित जो देवता हैं वो कौन है? तो सोम है। हम लोग एक वर्ड जानते भी है, सोमरस, जो वनस्पति के पेय पदार्थ बनाया जाता है उसको सोमरस कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वनस्पति से संबंधित जो देवता हैं उसे सोमरस कहा जाता है, सोम कहा जाता है, सोम देवता। तो हम लोगों को यहाँ धार्मिक स्थिति में एग्जाम के लिए इतना ही याद रखना है मित्रों कि प्रमुख देवता कौन कौन है और क्या ये प्राकृतिक पूजा करते थे? तो हाँ, प्रकृति पूजा करते थे। देव की स्थिति कैसी थी? तो बहुदेववाद थे।
मित्रों अभी तक हम लोग देखे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 के बीच की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति में परिवर्तन उस समय की स्थिति को स्पष्ट करता है। मित्र, ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने बताया है और जो फैक्ट इस पे लिखा हुआ है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तो मेंस में ये आपको बहुत काम आएगा। जितना अभी आपको बताए हैं, अगर इस शब्द को आप समझ लिए, शब्द आपके पास होगा, तो आप मेंस का एग्ज़ाम बहुत आसानी से एक क्वेश्चन इस पे आप दे देंगे, आंसर अच्छा दे पाएंगे। लेकिन इसके साथ अगर फैक्ट हो जो इस पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो मित्रों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में वैदिक सभ्यता के ही नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का, क्योंकि अभी तक हम लोग देखे हैं जो पाषाण काल से सिंधु सभ्यता के तरफ क्या परिवर्तन हुआ था, और फिर हम लोग देखे सिंधु सभ्यता के बाद पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ। अगर उसे देख लेते हैं तो फिर हम लोग समझ पाएंगे कि पाषाण काल से आते आते मानव वैदिक काल तक कैसे अपने जीवन को बदला है और कैसे डेवलप किया है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे देखें, पढ़ें और आगे बढ़े। थैंक यू, बाय।